1857 वाली आज़ादी की जंग, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, वो हिंदुस्तानी और ब्रिटिश के दरमियान हुई थी। एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाली गोलियां एनिमल फैट से बनी हुई थीं। ब्रिटिश रूल में हिंदुस्तान के लोगों को मुख्तलिफ तब्दीलियों और मसाइल का सामना करना पड़ा था। इन टॉपिक्स पर डिटेल स्टडी करते हैं और आखिर में एक क्विज के जरिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सब कॉन्टिनेंट में कदम रखने और गवर्नमेंट कायम करने की। बाय द मिड 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट के तमाम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, जो पहले पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच के जेर इंतजाम थे। ये कंपनी ना सिर्फ एक बड़ी आर्मी और नेवी रखती थी, बल्कि अपने कॉइन्स भी जारी करती थी। कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज यानी इंतजामी इलाके जहां हुकूमत का कंट्रोल होता है, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपनी फौजी यूनिट्स कायम की, जहां इंडियन सोल्जर्स यानी सिपॉइज खिदमात अंजाम देते थे। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट के 2/3 हिस्से पर गवर्नमेंट कायम कर ली। सोचें, एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे इतनी स्ट्रांग बन गई। अब हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में बेचैनी के असबाब क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ईसाई मिशनरी, जो मजहब की तबलीग के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं। ब्रिटिश मिशनरीज की मौजूदगी ने बहुत से हिंदुस्तानियों को परेशान किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश लोग उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड मकॉलाई ने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन यानी मगरबी तर्ज की तालीम को प्रमोट किया, ताकि एक ऐसी क्लास तैयार हो जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट हो। ये क्लास ब्रिटिश कल्चर और वैल्यूज को समझती हो, लेकिन अपनी इंडियन आइडेंटिटी बरकरार रखे। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी कामयाब रही होगी? अब आते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी सियासी इस्लाहात की तरफ। इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1861 और 1892 के जरिए कुछ हिंदुस्तानियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी इंतजामिया में शामिल किया गया, लेकिन ये इकदामात ज्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए अनसैटिस्फैक्टरी साबित हुए, क्योंकि असल पावर अब भी ब्रिटिश के पास थी। इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी यानी मुतनाज़ा पॉलिसी थी, जिसे लॉर्ड डालहाउसी ने 1852 में इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के तहत इंडियन रूलर्स के अडॉप्टेड एयर्स यानी मुंह बोले वारिस को कानूनी वारिस तस्लीम नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से कई प्रिंसली स्टेट्स यानी शाही रियासतें जैसे झांसी और सतारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गईं। फाइनेंशियल या मिलिट्री रिफॉर्म्स यानी फौजी इस्लाहात भी अनरेस्ट का बायस बने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड ओनर्स यानी जमींदारों या पेजेंट्स यानी किसानों पर हाई टैक्सेस आयद किए, जिससे लोगों में शदीद नाराजगी पैदा हुई। मिलिट्री रिफॉर्म्स में एनफील्ड राइफल्स यानी एक किस्म की बंदूक जो बरतानवी फौज में इस्तेमाल होती थी का यूज शामिल था, जिनके कार्ट्रिजेस पर ग्रीस होता था और यह शक था कि यह ग्रीस एनिमल फैट से बनी है। मुसलमानों को लगा कि यह पोर्क फैट है और हिंदुओं को शक था कि यह काऊ फैट है, जिसकी वजह से सिपॉइज यानी सिपाहियों ने उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 को मीरठ में 85 सिपॉइज ने कार्ट्रिजेस यूज करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें सख्त सजा दी गई। इस जिल्लत के बाद सिपॉइज ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ मार्च किया। वहां उन्होंने आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया और उन्हें एम्परर ऑफ होल इंडिया करार दिया। जल्द ही रिबेलियन यानी किसी जुल्म या नाइंसाफी के खिलाफ मुखालफत दूसरे इलाकों तक फैल गई, जैसे कानपुर, झांसी और लखनऊ। 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानी जाती है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शुरू हुई थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन जैसे ज्यादा टैक्सेस और एरियाज के एनेक्सेशन ने लोगों में नफरत पैदा की। उसके अलावा हिंदुस्तानी रूलर्स में भी बेचैनी थी, जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस की वजह से बढ़ रही थी। इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन, जिसमें ऐसी बुलेट्स इस्तेमाल की गई थी जो एनिमल फैट से बनी हुई थी, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए एक बड़ा इशू बन गया था। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर एक रिबेलियन का सबब बने, जिसमें हिंदुस्तानी सिपाही और अवाम मिलकर
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो हिंदुस्तान की स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए एक अहम तहरीक थी। अब हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान डिफरेंट शहरों में क्या हुआ। दिल्ली में सेपॉयज ने शाह जफर के साथ मिलकर बगावत शुरू की। कानपुर में नाना साहेब ने क़यादत संभाली, लेकिन आखिरकार ब्रिटिश फोर्सेस ने कानपुर वापस ले लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन वो जंग में मारी गईं। लखनऊ में भी शदीद लड़ाई हुई, लेकिन मार्च 1858 तक ब्रिटिशर्स ने उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। जंगे आज़ादी क्यों नाकाम हुई? उसकी कई वजूहात थीं। जंग पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोऑर्डिनेटेड यानी मंसूबाबंदी के साथ नहीं थी, और कई इंपॉर्टेंट एरिया जैसे बॉम्बे और मद्रास इसमें शामिल नहीं हुए। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की कमी थी, और कई सिपाही ब्रिटिश फोर्सेस के वफादार रहे। जंगे आज़ादी के इफेक्ट्स यानी नताइज क्या थे? सबसे पहला असर यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और इंडिया बराह रास्त ब्रिटिश क्राउन के तहत आ गया। क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन यानी ऐलान और 1 नवंबर 1858 के तहत इंडिया को ब्रिटिश मनार्क यानी बरतानवी बादशाहत के जरिए गवर्न किया जाने लगा। मुसलमानों पर खास तौर पर सख्त पॉलिसीज नाफिज की गईं और पॉलिटिकल पावर यानी सियासी ताकत से महरूम रखा गया। ब्रिटिश आर्मी को रीऑर्गेनाइज यानी दोबारा तरतीब दिया गया और फ्यूअर इंडियन सिपॉयज को रिक्रूट किया गया। साथ ही 3 यूनिवर्सिटीज मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में कायम की गईं ताकि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। अब एक जायजा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। 1848 में हिंदुस्तान ने लॉर्ड डलहौजी के जरिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुतारिफ करवाया। मई 1857 में मीरठ में सिपाहियों ने अपने बरतानवी अफसरान के खिलाफ जंग लड़ी। सितंबर 1857 दिल्ली को दोबारा कब्जे में लिया गया और बहादुर शाह जफर को वतन से बेदखल करके बर्मा भेज दिया गया। मार्च 1858 लखनऊ को बरतानवियों ने दोबारा कब्जे में ले लिया। अगस्त 1858 हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानवी ताज के तहत आ गया। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट के कितने हिस्से पर गवर्नमेंट कायम की थी? उसका जवाब है ऑप्शन बी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की जंगे आजादी के दौरान कौन सा शहर रिबेलियन का सेंटर नहीं था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, बॉम्बे। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।